बीदर में कर्नाटका कॉलेज के पास रेलवे ट्रैक पर मिली लाश। कांग्रेस विधायक डॉक्टर यतीन्द्र सिद्धामैया ने पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी को दिया जवाब। ओवैसी का चैलेंज, 2022 में योगी को नहीं बनने दूंगा मुख्यमंत्री। भाजपा नेता से मुलाकात की खबरों पर बोले संजय रावत, महाराष्ट्र की राजनीति भारत पाकिस्तान जैसी नहीं। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन का श्रेय योगी को दिया। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। पिछले कई दिनों से पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटका से मासूम बच्चों को अगवा कर तेलंगाना ले जाने की घटना घट रही है। ऐसे में बीती रात एक हादसा सामने आया है, जब उदगीर से एक कार में बच्चों को अपहरण कर ले जाया जा रहा था। ऐसे में एक बच्चा शहर के शिवाजी चौक से कार के रुकने पर भाग निकला और बीदर में रहे अपने एक रिश्तेदार को फोन कर यह सूचना दी। इस पर परिजन उस बच्चे के साथ शहर के मार्केट पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन स्थल पर कार नहीं मिली। मामले की जांच की जा रही है। शेख सलमान साहब, आप कहां से किडनैप करके लाए गए? अभी उदगीर से। तो उदगीर से कौन से एरिया में कैसे किडनैप किया गया आपको? सोमनाथपुर। मतलब किस तरह किडनैप करे सोमनाथपुर से? सोमनाथपुर से मैं जा रहा था, पीछे से किडनैप करे। क्रोरा शाम ये दस्ती में कुछ तो लगा कि किडनैप करे थे। आपको बिल्कुल ही बेहोश कर दी। हाँ, एक दवाई थी, बेहोश कर दी। हाँ जी। तो कितने लोग आपको पकड़ लिए थे? दो। कौन सी गाड़ी में ले गए आपको? नाम क्या है? फॉर्चूनर गाड़ी थी। फॉर्चूनर जैसी गाड़ी आपको दिख रही थी? हाँ। ओके। तो आप जब होश में आया तो कहाँ पाया अपने आप को आपने? बीदर में। तो आपको कैसे पता चला ये बीदर है? मैं पूछा आदमी को। आप पूछे? हाँ। उसके बाद वहाँ से कहाँ गए आप? स्टेशन को पूछते रेलवे स्टेशन को गया। उससे रेलवे स्टेशन चले गए आप? हाँ। वहाँ पे क्या करे जाके? वहाँ गार्डन में ऐसे झाड़ा थे, वहाँ जाके सो गया। 4 बजे सो गया, 7 बजे नींद उछार हुई। अभी आपके जो घर वाले हैं उनको इत्तला मिली क्या नहीं मिली आपकी? हाँ, मैं बोल दिया फोन लगा के। आप फोन लगा के बोले? हाँ, रात में 10 बजे फोन लगा के बोल दिया। तो अभी इस बारे में आप क्या कहेंगे सब? सर, ये बच्चे के जो रिश्तेदार हैं वो हमारे मोहल्ले में रहते हैं, दाल मिल में, दुल्हन दरवाजे के पास। वो लोग रात में मेरे को कांटेक्ट किए थे, मैं और असलम खान, हम दोनों उनके घर गए। तो बच्चा जो है डरा हुआ था। बच्चा अपने रिश्तेदार, अपने घर वालों को उदगीर में बोला कि बीदर में है। तो फिर वो लोग यहाँ पे कांटेक्ट किए अपने रिश्तेदारों को। फिर उनके रिश्तेदार जो है बच्चे को लेके खाना वाना खिलाया। फिर हम लोग, बच्चा अभी नींद में मतलब अभी बच्चा होश में ज़रा नहीं था, डरा हुआ था। फिर 3-4 बजे बच्चा ज़रा बराबर हो गया। फिर हम पुलिस स्टेशन लेके आए। पुलिस स्टेशन अपना ये था कि उदगीर में सबसे पहले कंप्लेंट करना, फिर उसके बाद वो है आगे का प्रोसीजर यहाँ पे करते हैं बोल के पीएसआई मैडम भी बोले और हमारे रफ़ी साहब जो राइटर हैं। तो अभी इनकी कंप्लेंट जो है बच्चे की उदगीर में कराने वाले हम लोग, इनके माँ बाप को आपने पुलिस से ये नहीं कहा, सवाल नहीं पूछा कि जब तक कंप्लेंट कराए देर हो जाएगी और इसी इलाके में अगर वो किडनैपर है तो पकड़े जाने में आसानी होगी? हम लोग बोले हैं कि क्योंकि और 3 बच्चे हैं और वो बहुत मासूम है, छोटे बच्चे हैं, कुछ उनके साथ कुछ गलत हादसा पेश ना आए, इसलिए हम बोले। तो यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि मैक्सिमम कोऑपरेट करते हैं बोल के पुलिस वाले। पर सबसे पहले ये लोग भी मतलब जुडिशली अपनी ऑब्लिगेशन बता रहे थे कि पहले एफआईआर उदगीर में होना चाहिए, उसके बाद वो लोग आगे का काम करेंगे। तो अभी उदगीर में कंप्लेंट करेंगे, एफआईआर होगी, फिर उसके बाद यहाँ पर एफआईआर कॉपी देने के बाद आगे का देखें। शहर के कर्नाटका कॉलेज के समीप रहे रेल पटरी पर एक व्यक्ति की लाश मिली है। सूचना के मिलते ही रेलवे पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। इस दौरान लाश को सैयद महबूब के रूप में शिनाख्त की गई है। घटनास्थल पर हमारे संवाददाता अमजद पाशा ने मृतक के भाई ने बात करते हुए कहा कि मरने वाला सैयद महबूब उनका छोटा भाई है। वह कल रात से घर नहीं लौटा था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। पुलिस मामला दर्ज करके जांच पड़ताल कर रही है। कॉलेज के पीछे यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर एक लाश पाई गई है। अभी आइए जानते हैं उनके भाई से, हम बात करते हैं यहाँ पर के कब इनको मालूम हुआ इस मृत्यु के बारे में? सुबह 9 बजे मालूम हुआ मुझे। तो मरने वाले का नाम क्या था? सैयद महबूब था। सैयद महबूब। क्या उम्र थी साहब इनकी? इनकी 45 साल थी। तो कब से घर से सुबह काम पे गए उन्होंने। सुबह कितने बजे? सुबह 9 बजे काम पे गए। हाँ। शाम में घर को नहीं आए उन्होंने। जी। शाम में घर को नहीं आए। और आपको कब पता चला है? 9 बजे पता चला। 9 बजे पता चला। कुछ किसी से झगड़ा वगैरह? कुछ नहीं थी। कुछ आपको शक है कि मरने की क्या वजह? नहीं आ रहा कुछ भी वगैरह कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो
क्या हो सकता है फिर इस मामले में? उसमें क्या बोल सकते हैं, पुलिस के ऊपर क्या कार्रवाई करे, पुलिस कार्रवाई में जो मालूम होगा वही समझो, उससे सहमत रहेंगे आप? वही सहमत रहेंगे। देखते हैं समाचार राज्य के। कांग्रेस नेता अब्दुल हामिद मुशर्रफ ने आज बीजापुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों की परेशानी सुनी। मुशर्रफ ने कहा, श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और डीके शिव कुमार के निर्देश पर लोगों की परेशानियों का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्हें पता चला कि लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं, तो कोई अस्पताल के खर्च के लिए। राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 1 लाख का मुआवजा देगी, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है और न ही इसकी पंजीकरण की कोई जानकारी दी गई है। हामिद मुशर्रफ ने सरकार से मांग की है कि कोरोना से मरने वाले के परिजनों को 5 लाख तक का मुआवजा दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। सोनिया गांधी जी और हमारे अध्यक्ष डीके शिव कुमार जी और सिद्धरामैया साहब, उनके आदेश के मुताबिक ये महामारी कोरोना हमें बीजापुर सिटी में घर घर जा रहे हैं, जहाँ को मरेस वाले घर को जा रहे हैं, हमें मिल रहे हैं, उनका हाल चाल पूछ रहे हैं, क्या है क्या नहीं। ऐसे ऐसे सामने आए हैं, उनके घर में खाने नहीं है, दवा खाने को बताने नहीं है। थोड़े ऐसे गरीब हैं, मरेसो घर में बच्चे हैं, माँ बाप नहीं हैं, मामा संभाल रहे हैं, वैसा को खाली हमें स्वाब टेस्ट करें, उसके बाद एक्सरे काढ़ें, खून चेक करें, खून के ऊपर एक्सरे के ऊपर बहुत जने पेशेंट मरें, थोड़े जने घरा में ऑक्सीजन लगा लें, उनको दवा खाने के जाने पैसे नहीं, वैसे पेशेंट बहुत मरें। ये सरकार से हमारा आग्रह है कि उनको 5 लाख रुपए देना और सरकार के तरफ से गली गली में जाकर कितने मरें पूरा सर्वे करना, बीजापुर सिटी को सर्वे करके उनको 5 लाख रुपए देना। देखते हैं किस जिले में कितने संक्रमित मिले। बागलकोट जिले में 5, बल्लारी जिले में 21, बेलगावी जिले में 91, बेंगलुरु ग्रामीण जिले में 55, बीदर जिले में 7, चामराजनगर जिले में 36, चिकबल्लापुर जिले में 21, चिकमंगलूर जिले में 79, चित्रदुर्गा जिले में 18, दक्षिण कन्नड़ जिले में 214, दावणगेरे जिले में 48, धारवाड़ जिले में 43, गदग जिले में 5, हासन जिले में 202, हावेरी जिले में 10, कलबुर्गी जिले में 20, कोडगू जिले में 25, कोलार जिले में 47, कोप्पल जिले में 9, मंड्या जिले में 72 नए संक्रमित मिले हैं। कांग्रेस विधायक डॉक्टर यतीन्द्र सिद्धरामैया ने पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को कांग्रेस पर दिए उनके बयान के बाद सीधे शब्दों में ललकारा है। यतीन्द्र ने कुमारस्वामी को चुनौती दी है कि वे अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर अगले मुख्यमंत्री के पद के लिए अपने पार्टी के किसी और नेता का नाम घोषित करें। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का चैलेंज स्वीकार कर लिया है। योगी ने कहा है कि ओवैसी देश के बड़े नेता हैं। उन्होंने जो चैलेंज दिया है उसे बीजेपी का कार्यकर्ता स्वीकार करता है। योगी ने कहा कि यूपी के वोटर जाति और धर्म से ऊपर उठकर बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ 2022 का विधानसभा चुनाव जीतेगी। ओवैसी को जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। ओवैसी की चुनौती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ओवैसी बड़े नेता हैं, वे देश के अंदर प्रचार करते हैं, उन्हें एक समुदाय विशेष का समर्थन प्राप्त है, लेकिन वे यूपी के अंदर बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते। बीजेपी अपने मुद्दों मूल्यों के साथ चुनावी मैदान में रहेगी, उनके चैलेंज को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम नहीं आने देंगे तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि पार्टी 2022 में आकर ही रहेगी और बीजेपी की सरकार ही बनेगी। उन्होंने कहा, ओवैसी की अपनी पार्टी है और वे अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि हम अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना सांसद संजय रावत और भाजपा नेता आशीष शेलार की मुलाकातों की खबरों से अटकलों का बाजार गर्मा गया। रविवार को संजय रावत आशीष के साथ मुलाकात को एक अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि हम आशीष से शनिवार को नहीं मिले। उन्होंने कहा, लोगों को समझना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति भारत पाकिस्तान के रिश्तों जैसी नहीं है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP News 24/7। हेलो। हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से, बार बार फोन करने का कोई मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको पूरे सर्वर नंबर मालूम है। आओ भाई, हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है। मैं करता हूँ। अरे भाई, कौन सी न्यूज जेन्युइन है, कौन सी न्यूज फेक है, कौन सी न्यूज नहीं है, कौन सी न्यूज पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। 1000 कंधों में नहीं जाना। KP News 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ, सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी KP News 24/7 हिंदी न्यूज चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए, जल्दी कीजिए। नूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और KP News 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान, जो एक हमदर्द इंसान है और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गांव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने KP News 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP News 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश जिला पंचायत के चुनाव में शानदार प्रदर्शन का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम को दिया। मोदी ने कहा कि यह विजय विकास, जनसेवा और कानून के राज के लिए जनता का आशीर्वाद है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा था कि PM मोदी के निर्देशन में राज्य सरकार सबके विकास के लिए काम कर रही है और यह जीत बीजेपी की नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने अपने संदेश में कहा था कि यह जीत बताती है कि यूपी की जनता बीजेपी के विकास और सुशासन के एजेंडे के साथ है। झांसी, आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का झांसी आगमन हुआ। सबसे पहले आज विशेष विमान के द्वारा दतिया हवाई अड्डे पर पहुंची। वहां से सड़क मार्ग द्वारा वे झांसी आई। यहां पर पहुंचकर बांध पर बनाई गई स्मृति वाटिका में पहुंचकर पौधों को लगाकर वृक्षारोपण किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर सभी से वृक्षारोपण कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की अपील की है। इसके बाद उन्होंने पास में ही स्थित एक वृद्ध आश्रम में जाकर वहां रहने वाले निराश्रित वृद्ध जनों को कुछ उपहार भी भेंट किए। तत्पश्चात राज्यपाल महोदया जिला कारगर पहुंची, जहां उन्होंने महिला बंदियों से मुलाकात की। उसके पश्चात राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सड़क मार्ग द्वारा दतिया हवाई अड्डे पहुंची, जहां से उन्हें अपने गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय सांसद अनुराग शर्मा, सदर विधायक रवि शर्मा सहित तमाम जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी एवं प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। हमारे आश्रम में रहने वाले हमारे सबके वरिष्ठ नागरिक भाई बहन, इस तरह घर में शादी होती है ना, और बेटियों को ससुराल में आप देखते हो कि पता लगता है कि दादी दादा थोड़ा सा बीमार है तो बेटी आती है माँ को मिलने के लिए।
दादी को मिलने के लिए। इसी तरह मैं भी आप सबको मिलने के लिए आई। आगे आश्रम में खुश रहिए, एक दूसरों को मिलते जुलते रहते हो तो अपनी बातों को शेयर करते होंगे, चर्चा करते होंगे। मैं घर में वो करती थी, मेरा खेत था, वो करते थे। अब बुढ़ापा आ गया तो वो काम बंद हो गया और इसी वजह से तकलीफें होती हैं कि पहले 18-20 घंटा काम करते थे, फिर ये काम धीरे धीरे कम होता गया। बच्चों ने संभाल लिया, घर का काम बहू ने संभाल लिया, तो हमारा काम कम हो गया। नेपाल का निर्वाचन आयोग प्रतिनिधि सभा भंग करने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दाखिल याचिकाओं की वजह से बने अनिश्चितता के माहौल के बावजूद नवंबर में प्रस्तावित मध्यविधि चुनाव की तैयारी कर रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अनुशंसा पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 22 मई को संसद के निचले सदन को दूसरी बार भंग किया था और 12 और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ओली 275 सदस्यीय निचले सदन में विश्वास मत खोने के बाद अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन को भंग करने की संवैधानिकता पर उच्चतम न्यायालय सुनवाई कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने आगाह किया है कि दुनिया कोविड-19 महामारी के बेहद खतरनाक दौर में है, जिसके डेल्टा जैसे स्वरूप अधिक संक्रामक है और वक्त के साथ लगातार बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन देशों की कम आबादी को टीके लगे हैं, वहां अस्पतालों में फिर से मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। उन्होंने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, डेल्टा जैसे स्वरूप अधिक संक्रामक है और कई देशों में यह फैल रहा है। इसी के साथ ही हम इस महामारी के बहुत खतरनाक दौर में हैं। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। शेरनी एक्ट्रेस विद्या बालन ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर कहा, मुझे भारत में बने टीकों पर भरोसा है। बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन, जिन्हें वर्तमान में अमित मसूरकर की शेरनी में उनकी भूमिका के लिए सराहा जा रहा है, उन्होंने स्वीकार किया कि कोरोना वायरस महामारी ने हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव और तनाव डाला है। विद्या ने बताया, इसके बावजूद वे लगातार काम करना जारी रखते हैं, हमें सबसे अच्छी देखभाल देते हैं, एक वास्तविकता जिसे हम अक्सर तब तक नहीं देखते जब तक कि हम किसी अस्पताल या स्वास्थ्य सुविधा में नहीं जाते। देखते हैं खेल जगत के समाचार। इयान चैपल को लगता है कि शानदार तेज गेंदबाजी आक्रमण के चलते भारत के पास आगामी 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में इंग्लैंड को उसकी सरजमी पर हराने का बराबरी का मौका है। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए जापान पहुंचा सर्बियाई खिलाड़ी निकला कोविड-19 पॉजिटिव। मिताली राज के खेल से प्रभावित है ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान लिसा स्थालेकर। 5 सेंटर में सिलिच को हराकर चौथे दौर में पहुंचे मेदवेदेव। अंत में समाचार बाजार की। देश में यात्रा करने के लिए भारतीय रेलवे सबसे ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक माध्यम है, लेकिन इसकी कई सुविधाओं के बारे में आम जनता को नहीं पता होता है। आपने कभी ट्रेन का टिकट बुक कराया होगा, लेकिन किसी कारणवश आप यात्रा नहीं कर पाए होंगे। ये स्थिति कई बार आम जनता की ओर से महसूस की गई है। अगर यात्रा से ठीक पहले किसी के सामने ऐसी समस्या आ जाती है तो आमतौर पर वह टिकट कैंसिल कराकर किसी अन्य परिजन के नाम से नई टिकट बुक करा सकते हैं। लेकिन इसमें यह दिक्कत और आती है कि नई टिकट बुक कराने के लिए आपके परिजन को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता। ऐसी ही असुविधा से बचने के लिए भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को एक शानदार सुविधा उपलब्ध कराता है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में कर्नाटका कॉलेज के पास रेलवे ट्रैक पर मिली लाश। कांग्रेस विधायक डॉक्टर यतीन्द्र सिद्धरामैया ने पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी को दिया जवाब। ओवैसी का चैलेंज, 2022 में योगी को नहीं बनने दूंगा मुख्यमंत्री। भाजपा नेता से मुलाकात की खबरों पर बोले संजय रावत, महाराष्ट्र की राजनीति भारत पाकिस्तान जैसी नहीं। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन का श्रेय योगी को दिया।
केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।